हाँ जनवरी में करना ही पड़ेगा। कुछ याद राग भूल गए सब हैं। आवाज देखना भाई। नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही है कि देखना। हाँ ठीक है। जुड़ जाओ फटाफट। याद रहा क्या कुछ क्या भूल गए सब? याद है क्या? पूरा याद है? हाँ। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ये देखो मुकेश राव कह रहा सही बात। अच्छा हाँ। पंचायती राज फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन है। ओरल हाँ। पूनम दयाल मुकेश राव ये सही बताया सबने। ऑनलाइन वाले ज्यादा होशियार हो रखे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स। नीलो खेड़ी का दूसरा नाम क्या है? कब आया? कब आया? सबको पता होना चाहिए। तो उसमें क्या था भाई नीलो खेड़ी में? रिहेबिलिटेशन करना था। रिफ्यूजी कब आएंगे? जब पार्टीशन होगा। पार्टीशन कब होगा? आजादी के बाद। आजादी कब मिली? 47 में। तो 48 में। इतना कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सारा एक लाइन में याद रखना है। भाई पार्टीशन जब भी होगा जब आजादी मिल जाएगी। तो आजादी 47 में 48 में पार्टीशन। पार्टीशन का से जो लोग आए उनका रिहेबिलिटेशन के लिए और एक मजदूर मंजिल प्रोग्राम चलाया। ठीक है। किसने चलवाया? एसके डे ने। बहुत सिंपल है ना? विलेज लेवल वर्कर कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ भाई? एक क्वेश्चन पूछता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स हैव विलेज लेवल वर्कर्स एज देयर कंसेप्ट? विच ऑफ द क्वेश्चन सुनो पहले है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैव नोट विलेज लेवल वर्कर एज देयर कंसेप्ट? ठीक है। उसमें अपन सबसे पहला ऑप्शन है जो अपना कौन सा हो गया सबसे पहले? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। उसके बाद में T&V। और उसके बाद में बोलूं तो CDP। और एक बोलूं तो एक और कौन सा? एक कोई भी RLEGP ले लो। RLEGP है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करोगे भाई? किस में विलेज लेवल वर्कर नहीं है? लास्ट में RLEGP में नहीं है ना। RLEGP अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है। बट 3 तो पढ़े हैं। 3 में विलेज लेवल वर्कर है ना। बस तो ये ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन अपने को ध्यान में होने चाहिए। कौन से प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक ने फंड किया? कौन से को किया? T&V को किया ना। हाँ। एक और अपन देखें। हाँ जो एक और अपन देखेंगे जो वर्ल्ड बैंक ने जिसको फंड किया NATP। वो अभी पढ़ेंगे अपन है ना। RLGP नहीं RLEGP है भैया। आज पढ़ेंगे अपन पहले है ना। T&V गलत है। कल अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? रूरल प्रोग्राम क्या? कौन कौन से लिखा दिए? IADP की फुल फॉर्म बताओ भाई। देखी भी नहीं। हाँ हाँ। यही बोला था कि तुम्हारे निकलेगा जबरदस्ती डेवलपमेंट आएगा।
और अगला भी इस बात को जानता है कि तुम डिस्ट्रिक्ट की जगह डेवलपमेंट करोगे तो जानबूझ के ऑप्शन डालेगा डेवलपमेंट का, और अपने को उसको सही करना है, गलत नहीं करना। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, फिर डिस्ट्रिक्ट की जगह एरिया हो गया, क्योंकि उसको एरिया स्पेसिफिक कर दिया। डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा एरिया हो गया, इसलिए उसको स्पेसिफिक एक एरिया में जाने के लिए उसका नाम क्या कर दिया, IAAP। कब? 1964 में। 60 में कब कौन आया? IADP। उससे फिर डिस्ट्रिक्ट की जगह एरिया कर दिया IAAP के अंदर, है ना। क्या क्या था भाई IADP में? वो पैकेज प्रोग्राम था। क्या करना है उसमें? एक अपन ने जो बात की थी ना, वो थोड़ी सी अपन ने क्या है कि एक होता है फार्म प्लानिंग, एक होता है बजटिंग। तो जो अपन ने एक पार्शियल बजटिंग और कंप्लीट बजटिंग, वो बजटिंग के पार्ट है भाई, ठीक है। पार्शियल बजटिंग होती है, एक कंप्लीट बजटिंग होती है। जबकि जो फार्म प्लान्स बनते हैं ना, प्लान 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडिएट जिसको अपन मीडियम प्लान कहते हैं, और एक क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लान। प्लान 3 टाइप के होते हैं, 2 टाइप की बजटिंग होती है, कि पार्शियल बजटिंग और कंप्लीट बजटिंग, ठीक है। तो प्लान को किससे जोड़ना है? क्रेडिट से जोड़ना है, कि अगर तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्लान है तो तुमको यहां से क्रेडिट मिलेगा, मीडियम टर्म प्लान है तो ऐसे तुमको क्रेडिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए तुमको ऐसे क्रेडिट मिलेगा। तो इसका मेन मकसद क्या था? लिंक करना है किसको? फार्म प्लान को क्रेडिट से, ये बात थी। और इसमें एक स्लोगन था, वो क्या था भाई? बैटिंग ऑन द स्ट्रॉन्ग हॉर्स, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ, किस पे लिखो आज? हाँ, एक उसके बाद में अपन ने एक और नाम लिखा था, कौन सा लिखा था? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। वो किस लिए आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या चीजें थी भाई? सब कुछ हाई था, हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, हाई इंटेंसिटी ऑफ किसकी? जो अपन फर्टिलाइजर डालते हैं वो, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, सब कुछ हाई हाई हाई, है ना। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के एलिमेंट्स थे, सब कुछ हाई देना है ना, और हाई प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, लिंक फार्म प्लान टू क्रेडिट, ठीक है भाई। अब आ जाओ भी, 2 प्रोग्राम अपने को एक साथ देखने हैं 1971 में। एक आया SFDA, MFAN, ये दोनों 71 में आए। स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, इसका क्या हो जाएगा भाई? मार्जिनल हाँ, आज तुमको टाइम से ही नहीं बताया हुआ था क्या? बताया ही नहीं तुमको टाइम, बाद में? कौन सी का? इसका तो आया हुआ है ना। अच्छा, इसके बाद तो फिर हॉर्टिकल्चर वाली होगी नहीं, इसलिए बोला होगा उन्होंने, कोई तो एक आधी मिस हुई होगी। तो इनके नाम देख लो भाई। एक तो सर ये दोनों रूरल डेवलपमेंट, हाँ इसी के, इसी में चल रहे हैं अपन। अगर हेडिंग चेंज करनी होगी तो मैं बता दूंगा ना। अभी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही चल रहे हैं, उसमें 3 देख लिए थे अपन,
ये चौथा पांचवा एक साथ देख रहे हैं यहाँ पर। दोनों 71 में आए। इनकी डेट कहीं कहीं अलग लिखी होगी, बट अपने को 71 याद रखना है। अगर तुम कोई और सोर्स देखो तो उसको मत मानना, है ना। 71 याद रखनी है इनकी डेट दोनों की। स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अब देखो एक चीज अपन ने देखी, स्मॉल फार्मर। तो स्मॉल फार्मर कौन से होंगे भाई? कितनी जमीन होनी चाहिए स्मॉल फार्मर के पास? 1 से लेके 2 हेक्टेयर तक जमीन होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर से पास जिससे कम जमीन होगी वो कौन होगा? मार्जिनल, जो आसिये पे लग गया, है ना। तो अपन इसको क्या कर देंगे, 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान इस जो स्कीम थी उसका हिस्सा होंगे। समझ आ गई बात? तो सो के आया है क्या आज? सो के अभी उठ के आया ना, आंख लाल हो रखी है, रुबासी आ रही है, मुंह धोया तुम? धो के नहीं है? धो के है? ढंग से नहीं धो के है ना। उबासी लेगा मेरे को ही नींद आने लग जाएगी। हाँ टॉफी खा। ठीक है। अब देखो भाई, एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्मॉल फार्मर कौन होता है और मार्जिनल फार्मर कौन होता है। ये चीज हमेशा अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। मार्जिनल याद रखोगे तो स्मॉल अपने आप ही रह जाएगा। मार्जिनल मतलब हाशिए का किसान हो गया। अब थोड़े से दिनों बाद में इसकी अगर सही रास्ते पे चल रहा है तब तो ठीक है, वरना इसकी कैटेगरी में आ जाएगा। इसकी एग्रीकल्चरल लेबरर मतलब जिसके पास सिर्फ वो लेबर जा रहा है, उसके पास जमीन नहीं है। तो इस स्कीम के अंदर कौन आएंगे? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है और जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है। ठीक है। एक हाँ जमीन नहीं है, एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए जो एग्रीकल्चर दूसरे के फार्म पे जाके लेबर कर रहे हैं, खुद के जमीन नहीं है। समझा की बात? लैंडलेस बोल सकते हैं इनको। अब देखो, एक तो इसमें याद रखना है कि ये सबसे पहले 46 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई और ये 40 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। एक तो ये याद रखना भाई, दोनों में कंपैरिजन ये याद रखना। ये एसएफडीए में जमीन ज्यादा है तो डिस्ट्रिक्ट भी क्या है? ज्यादा है। 46, इसमें जमीन कम है तो डिस्ट्रिक्ट भी कितने हैं? कम है। ठीक है। तो एक चीज तो ये याद रखनी है कभी, सबसे पहले ये स्कीम जहां शुरू की गई तो वो कितने विलेज थे? 46 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है। इसके बाद देखो सर 1928 आईसीआर का टाइम लॉर्ड इरविन था क्या? लॉर्ड इरविन कहां था यार, बताया था ना, लॉर्ड लिंथिनगो था। लिनलिथगो सर फर्स्ट स्लाइड है क्या? हाँ फर्स्ट स्लाइड है विक्रम जाखड़, फर्स्ट स्लाइड है बिल्कुल, है ना। चलो, इसके अंदर बड़ी स्कीम है ना। तो 50,000 सबसे पहले 50,000 फार्मर्स इसके अंदर ऐड किए गए और इसमें 20,000 फार्मर्स रखे गए। ठीक है, ये तो याद हो गया। इसके अंदर जो भी फार्म रिसोर्सेज थे उनके उस ऊपर 25% सब्सिडी दी गई। इसके अंदर 33.33% सब्सिडी दी गई। यहां लिख लेना भाई, अपने नोट्स में नीचे लिख लेना ना। इसमें ये कमजोर है तो सब्सिडी इनको ज्यादा चाहिएगी। समझा की बात? इसलिए याद रखना है कि इनको सब्सिडी दी गई 33%, इनको कितनी दी गई? 25%। दोनों में कंपैरिजन हो गया। एसएफडीए में स्मॉल फार्मर्स हैं इसलिए 46 स्मॉल फार्मर के पास जमीन ज्यादा है तो डिस्ट्रिक्ट भी क्या हो गए? ज्यादा। अपने को याद रखने के तरीके से बता रहा हूं। तो 46 डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले शामिल किए गए एसएफडीए में। इसमें कितने किए गए? एमएफएल में 40।
यहां क्या थे, जमीन ज्यादा तो 50,000 किसान, ठीक है, 50,000 किसान, और यहां कितने थे, 20,000 किसान, ठीक है। एक याद रखना है यहां सब्सिडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब्सिडी SFDA में जो फार्म रिसोर्सेज थे वहां इनको, क्योंकि इनके पास तो थोड़ी जमीन तो है 1 से 2 हेक्टेयर, तो इनको कितनी दी गई, 1/4 सब्सिडी दी गई, और इनको 1/3 सब्सिडी दी गई, ठीक है। 1/4 का मतलब 25% होता है ना, और 1/3 का मतलब 33%। तो इनको ज्यादा जरूरत थी, इसलिए सहयोग इनको सरकार की तरफ से ज्यादा दिया गया, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि जिसको ज्यादा जरूरत उसको जितनी ज्यादा सब्सिडी, ठीक है, याद रख लोगे। ये 3 चीजें इनके अंदर अपने को याद रखनी है। आए दोनों साथ में, एक स्मॉल फार्मर्स के लिए आया, एक मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस लेबर्स के लिए आया, समझ आ गई बात। अब कहां कहां कितना हुआ, ये अपने को पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि ये इतने दिन तो कहीं नहीं आए थे, पर अब धीरे धीरे देखो, पहले पूछेगा राम, नहीं जैसे अपन इसका एग्जांपल लें तो ऐसे पूछेगा पहले कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था, तो उसको कह दिया कीका, तो सबको पता चल गया कि कीका नाम था, तो दोबारा वो कीका नहीं पूछेगा, दोबारा पूछेगा कि भाई उसके कीका ने आगे क्या किया, और वो आगे चला जाएगा, उससे आगे आगे मतलब डीप डीप क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। अब जो क्योंकि ज्यादा आ रहा है एक्सटेंशन हर एग्जाम में, तो क्वेश्चन ऊपर सरफेस वाले सबसे कुछ पूछ चुके हैं, तो अब कई कई क्वेश्चन डीप क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ये याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्जिनल स्मॉल नहीं होता, हाँ सीमांत किसान, सीमांत हिंदी में सीमांत किसान, एक होता है सीमांत, एक छोटा, एक मध्यम, एक बड़ा, जो क्लासिफिकेशन है ना किसान का, तो यही तो बताता है। सीमांत का मतलब जो हाशिए पे आ गया, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ही जमीन बची है, अभी उसने चुनाव में शर्त मार ली, बेच दी, है ना, चुनाव में पीछे शर्त नहीं मारते थे, कभी यही जीतेगा इसके बदले में शर्त है ना, कि मूंग बेचे मैंने अभी ताजा ताजा, वो बलवान पूनी वाला किसने देखा था, देखा था, हाँ, कि ₹1,00,000 की शर्त है, मैंने अभी ताजा ताजा मूंग बेचे हैं, ठीक है। तो वैसे शर्त मार के इसने तो अपनी सल्टा ली, ठीक है, तो इसके बची है अब थोड़ी सी, अब 1-2 और चुनाव आएंगे इतने में इसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्जिनल फार्मर हो गया, 1 हेक्टेयर से कम ही जमीन बची है, और जिसके पास 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन है, मतलब 2 हेक्टेयर से कम और 1 हेक्टेयर से ज्यादा जिसके पास जमीन है, वो स्मॉल फार्मर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये क्लासिफिकेशन ही है, ये कई बार सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मार्जिनल फार्मर किसको कहेंगे, ठीक है, तो अपने को ध्यान में होना चाहिए, हाँ ठीक है, ये नोट कर लो भाई, कर लिया क्या, सबने कर लिया, एग्रीकल्चर लेबर के पास तो कुछ नहीं हो, दूसरा कोई हाँ, ये लैंडलेस लेबर्स बोल सकते हो इसको, या एग्रीकल्चर लेबर्स बोल सकते हो ना, ये मजदूर है, दूसरे की जमीन पे मजदूरी करता है, उनके पास कुछ नहीं है, जीरो जीरो, है ना। कर लिया क्या भाई, नोट कर लिया क्या ऑनलाइन वालों, आगे निकाल दूंगा तब बोलेंगे। चलो ये तो क्लियर हो गया, सबको याद हो गया। SFDA एंड MFAL दोनों कब आए, 1971, दोनों में 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कितने डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ, तो SFDA कितने में हुआ, 40, MFAL कितने में हुआ, 40, कितने किसान SFDA में थे, 50,000, MFAL में कितने थे, सब्सिडी कितनी थी, 25% SFDA में, और 33.33% SFDA में, 1/4 और 1/3, कोई दिक्कत है। चलो आगे चलो, एक लिख लो भाई, ड्रोट प्रोन 1973 के अंदर आया, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसका सिर्फ अपने को ये याद ही रखना है, कोई राजस्थान का एग्जाम होगा ना तो उसमें पूछ सकता है। काजरी कब बना भाई,
59 है ना। काजरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काजरी, मैन था भी डेजर्टिफिकेशन जो बढ़ रहा है ना, डेजर्ट का जो एरिया बढ़ रहा है उसको बढ़ने से रोकना, विस्तार को रोकना, डेजर्ट के विस्तार को रोकना, है ना। ये मेन उद्देश्य था काजरी का, समझाई बस। तो वो तो अपने आप ही हो गया ना, उसके पीछे सारी चीजें हो गई कि भाई जो वहां की लोकल जो वेजिटेशन है उसको बढ़ावा देना है, तो उससे क्या होगा? एफोरेस्टेशन हो गया। एफोरेस्टेशन करेंगे तो डेजर्टिफिकेशन रुकेगा ना। तो मेन उद्देश्य यही था कि डेजर्ट जो फैल रहा है, जो थार डेजर्ट और जगह जो प्लेन्स में फैल रहा है उसको रोका जाए। उसको रोकने के लिए जो भी उपाय है वो कौन करेगा? काजरी करेगा, है ना। तो मेन उद्देश्य काजरी का यही था, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है। ठीक है, इसके बाद अपने टीएवी देख लिया। टी एंड वी कब आया? 3 में कहां पे आया? टर्की में, है ना। यहाँ इंडिया में कौन लेके आया? डैनियल बेनर। हाँ, डैनियल बेनर लेके आया। ठीक है, क्या उद्देश्य था भाई? क्या था इसमें? क्या क्या करते थे? ट्रेनिंग और विजिट करते थे। ट्रेनिंग कौन देता था? एसएमएस किसको देता था? विलेज लेवल वर्कर को। विलेज लेवल वर्कर किसको देता था? फार्मर्स को। विजिट करता था विलेज लेवल वर्कर फार्मर के पास, और ट्रेनिंग हो जाती थी उसकी एसएमएस से। अपन ने सब देखा था कि भाई टॉप में कौन है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिवीजन मानो, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर है, डिवीजन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, है ना। वो था डीएईओ, वो बैठता था। उसने फिर उसके नीचे कौन बैठता था? सब डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर। उसके बाद में एईओ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, उसके नीचे विलेज लेवल वर्कर। ये अपन ने देख लिया। उसके बाद में अपन ने ये कहा कि कोई भी ट्रेनिंग है तो वो क्या कहेगा? ऊपर वाला जो डीईओ है वो किसको बताएगा? सब डिविजनल ऑफिसर को। वो एईओ को, एईओ एसएमएस को बोलेगा, एसएमएस ट्रेनिंग करवा देगा विलेज लेवल वर्कर की, और विलेज लेवल वर्कर विजिट करेगा फार्मर के पास। तो अपन ने रेशियो देखा, वो कितना था फार्मर और विलेज लेवल वर्कर का? याद है सबको? बस, तो यही तो टी&वी था। ठीक है, चलो इसके बाद देखो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974। इनके नाम याद रख लेना भाई। कमांड एरिया क्या होता है? कमांड एरिया किसको बोलते हैं? इसको कमांड एरिया बोलेंगे। इरिगेशन में तुमने कमांड एरिया पढ़ा होगा। हाँ, तो उसमें किसको कमांड एरिया बोलते हैं? हाँ, इरिगेशन जिसपे करते हैं वो कमांड एरिया। तो कैचमेंट एरिया कमांड एरिया। तो कैचमेंट एरिया का मतलब हो गया जहां सारा जो सोर्स है ना, जिनका एक कॉमन वाटर सोर्स होगा, वो कैचमेंट एरिया होगा। अब वो कैचमेंट एरिया से कितना इरिगेशन के अंडर में आ रहा है, वो उस कैचमेंट एरिया का कमांड एरिया हो गया। ठीक है, तो अब क्या था? ये कमांड एरिया को डेवलप करने का प्रोग्राम था। तो इरिगेशन जहां जिस एरिया में हो रही है उसका डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम था। तो सिर्फ अपने को ईयर याद रखना है कि 1974 में आया। ठीक है, चलो। एक भाई 1977 में लिख लेना डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक तो ये ड्रोट प्रोन, ठीक है, 3 में आया। अब आया 77 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोनों में ध्यान रखना भाई। इनकी डेट याद रखनी है।
एक 77 में एक और आ गया, फूड फॉर वर्क। ये ध्यान में रखना, ये क्योंकि बेस है, आगे जो कोई प्रोग्राम आएंगे ना, अपन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम पढ़ेंगे अब हेडिंग अगली, उसके अंदर ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, पर ये बेस होगा आगे जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होंगे उनका। ठीक है, इससे क्या बना, 1980 के अंदर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बना। ठीक है, क्या बना, 1977 में कौन आया, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, किसके साथ में, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में। एक 73 में कौन आया, ड्रो देखो ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसको याद रखना है अपने को, डीडीपी, ये 77 में है। 73 में कौन है, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना भी, ये 73 में, ये 77 में है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम से बना एनआरईपी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे का बेस है अपना। ठीक है, यहां अपन इसकी डेट याद कर लेते हैं, आगे इसको पढ़ेंगे अपन ढंग से। एनआरईपी 1980 के अंदर है ना, इसी का ये सगा, इसको ये निशान लगा लेना है ना। सर इतनी सारी डेट्स हो गई, अब भूलने लग गए हम, तो याद हो जाएंगी, एक बार नोट करो तुम। हाँ, जब जितना मैं यहाँ तक पढ़ा दूंगा ना, जितना संडे तक जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना आएगा, उसमें से 20 क्वेश्चन दूंगा। जितना पढ़ाया उसी में से आएंगे 20। ठीक है, तो ढंग से याद करिए ना, ढंग के ही बनाऊंगा क्वेश्चन, बनाऊंगा इसी में से। ठीक है, पर पढ़ ढंग से लेना, क्योंकि पेपर जब क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो उसी फॉर्मेट से बनेंगे, तो थोड़ा सा भी इधर उधर होते ही वो डिस्टिकर वो कहानी हो जाएगी फिर उसमें, है ना। चलो आगे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आया 15 अगस्त को, इसको याद रखना भाई, इसकी डेट याद रखना। 15 अगस्त 1979 में ट्राइसेम नाम से एक आया प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसकी डेट हमेशा याद रखना, 15 अगस्त 1989, 89 80, ये तो समझते हो ना। 69 क्या होता है, 69 है ना, 79 फिर 80, 89 90। ठीक है, मैं तो खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ कर लेना इसको भी।
नाम से पता लग रहा है इसका क्या करवाएंगे, जो रूरल यूथ है ना उनकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो इसके अंदर नाम नंबर याद रख लेना कि भाई सबसे पहले ये क्वेश्चन आया एडीओ के अंदर कि कितने सबसे पहले कितने साल के लिए कराई, कितने लोगों को ट्रेनिंग करवाई, तो 2 लाख रूरल यूथ को इनिशियली ट्रेनिंग करवाई। या ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, वरना 2 लाख लिख लेना ना, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं 2 लाख। एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बात, जो भी इसके इस योजना में जो भी लाभार्थी होंगे, जो बेनिफिशियरीज होंगे, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 35। यूथ की एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 35। तो बेनिफिशियरी एज क्या है, यहां लिख लेना बेनिफिशियरी एज, बेनिफिशियरी एज ग्रुप। देखो फिर तो इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम नाम से प्रोग्राम आया। नाम से इसकी फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि ट्रेनिंग करवानी है रूरल यूथ की। ठीक है, किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लाख जो यूथ थे ना उनको ट्रेन किया गया इसके अंडर में। ठीक है, 2 लाख को, वो भी एज ग्रुप क्या था, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई ट्राइसेम में एज ग्रुप क्या था, तो यूथ का एज ग्रुप क्या होता है, 18 से 35। उसके बाद बुढ़ों में आ जाते हैं। ठीक है, 35 साल के बाद में तो फिर गांव में रिजेक्ट ही हो जाता है, शादी नहीं होती उसकी। ठीक है, वो यूथ क्लब से बाहर हो जाता है, समझा गई, युवा क्लब में नहीं आता, फिर वो बूढ़ों बडेरों में बैठने लग जाता है। समझा गई बात। तो याद रखना है रूरल यूथ कौन है, जो 18 से 35 साल का है, और उसको क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है इसके अंडर, किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ट्राइसेम याद रख लोगे, ट्राइसेम कब आया, 15 अगस्त। यूथ कौन कौन थे भाई, 18 से 35 साल वाले। सबसे पहले इसके अंडर कितनों को ट्रेनिंग किया गया, 2 लाख। इतनी चीजें इसमें याद रखनी। ठीक है, डेट, इसकी फुल फॉर्म, इस कितने जनों को, और एज ग्रुप। ठीक है, कितने याद रख लो। चलो सर इतनी सारी कर लिया सर नोट, ठीक है। चलो इसके आगे चलो भाई। अब एक और प्रोग्राम आया 1978 में। ये यहाँ थोड़ा सा अपन छोटे छोटे प्रोग्राम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए डेट ज्यादा लग रही है। आप पे अगर आगे जहाँ ज्यादा हो जाएगी ना कहानी, फिर अपन थोड़ी स्टोरी बनाएंगे। अभी आगे इससे आगे थोड़ी स्टोरी पढ़ेंगे ना। एक बार थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा तुमको, अभी डेट ही डेट लिख रहे हैं, कुछ ढंग से याद करने वाला तो है नहीं, पर इसको याद करना जरूरी है, लिखेंगे तभी तो याद करेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लो। आईआरडीपी की डेट याद रखना भाई, इसकी डेट ही पूछी जाती है। ट्राइसेम की और आईआरडीपी की डेट ही पूछेगा अगर पूछेगा तो, है ना। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यहाँ पढ़ के तुम आगे अपन जब जाएंगे ना, जब स्टोरी में जाएंगे तब इनको वापिस अपन याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना, इनको आगे बेस बना के आगे मर्ज कर दिया जो बड़े प्रोग्राम थे उनमें। ठीक है, तो अपन इनको दोबारा भी रिपीट करेंगे कि भाई वो देखो अपन ने वहां पढ़ा था, कब आया, और ये इसके अंदर आके मर्ज हो रहा है। फिर मर्ज हुए प्रोग्राम में वो अपने काम आएंगे, अपने को पूछेगा कि इसमें कौन कौन मर्ज हुए। ठीक है, तो एक बार ये अपन जान रहे हैं इनके बारे में, इसलिए जानने के हिसाब से एक बार इनको देखते रहो। ठीक है,
इसका जो एक और इसमें ध्यान रखना भाई, कम्युनिटी ब्लॉक थे ना, है ना, वो इनका वर्किंग एरिया था। आईआरडीपी भी वैसे ही काम करता था जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कम्युनिटी ब्लॉक पे काम करता था ना, वैसे ही इसमें भी कम्युनिटी जो ब्लॉक थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक थे, उन्हीं में आईआरडीपी काम करता था। तो एक लाइन इसमें लिख लो, बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट। सिड्डी ब्लॉक, ब्लॉक कब बने भाई? कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक प्रोग्राम कब आया? हाँ हाँ, ठीक है। इसकी जो अप्रोच थी ना, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट करना किससे है? सबसे पहले डेवलपमेंट फैमिली का करना है, किसमें? जो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक है उसके अंदर। और इसके जो बेनिफिशियरी होंगे ना, उसमें से 30% SC/ST होंगे, ठीक है। तो इसमें रिजर्वेशन था भाई 30% SC/ST को। तो बेनिफिशियरी इंक्लूड इतनी चीज इसमें याद रख लेना भाई। 92 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, 1954 में कम्युनिटी डेवलपमेंट, हाँ। बेनिफिशियरी इंक्लूड 30% SC/ST। तीन चीजें याद रखनी है, एक तो इसका नाम, एक कब आया? 78 में। ट्राइसेम कब आया? 79 में। तो याद रखना ट्राइसेम बड़ा नाम है, बाद में आया, ठीक है। आईआरडीपी पहले आ गया। ये जाके घुसेंगे एक साथ ही, ये जब मर्ज होंगे ना, जब देखेंगे अपन, तो ये एक साथ ही मर्ज हो जाएंगे। एक बड़ा प्रोग्राम आएगा, उसके अंदर 6 प्रोग्राम मर्ज होंगे, और वो अपन जो पढ़ रहे हैं उनमें से ही होंगे 6, ठीक है। तो अपने को डेट उस टाइम भी अपन रिवाइज कर लेंगे, कौन कौन से डेट वाले आके इसके अंदर घुस गए। एक बार अपने को ध्यान में रखना है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 78 में आया। इसकी बेसिक जो अप्रोच थी वो फैमिली बेस्ड थी। काम कहां करता था? डेवलपमेंट जो वर्क था वो कहां करता था? कम्युनिटी डेवलपमेंट जो ब्लॉक थे उन पे। और इसके अंदर जो SC/ST थी वो कितनी थी? 30%। इतनी बात इस प्रोग्राम के बारे में याद रह जाएगी ना, रह जाएगी ना। और मैं ये सारा जो अब पढ़ रहे हैं अपन, इतना जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनका सबका रिवीजन होगा आगे, समझा की बात। अभी जब वो बड़ा वाला प्रोग्राम अपन देखेंगे ना, तो मैं दोबारा इसके बारे में तुमको बताऊंगा कि ये तब अपन ने पढ़ा था, इसमें ये था, ठीक है। एक बार नोट कर लो इसको। एक और लिख लो भाई, ये हो गया क्या? लिख लिया? चलो एक और लिखो। 79 में नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम आया, NAEP, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। $1982 डवाकरा, ये याद रखना भाई।
बहुत बड़ा प्रोग्राम था महिलाओं और बच्चों के लिए, जो रूरल महिलाएं और बच्चे थी ना, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। इसका डेट याद रखना 1982, है ना। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज। ये पार्ट मेरा ही पढ़ाने का मन नहीं करता। NAEP, तो ये NAEP नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है भाई। एक बार तुम इसको, मैं सब बताऊंगा, ये मोहित मेरा जल्दी मत कर दो, मैं बता रहा हूँ, वो याद करे एक बार। नेशनल, अभी जो मैंने ये बताया नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम बताया है 1979 में, इसीलिए बताया ये क्योंकि जो NAEP एक और आएगा ना, नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम, वो 1983 में आएगा। इसको, ये अडल्ट अपने तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर दोनों को मैं पढ़ा क्यों रहा हूं कि भाई ये एक NAEP ये भी है, NAEP ये भी है, ठीक है। तो कौन सा NAEP है ये अपने को पता होना चाहिए। तो भाई एक तो अडल्ट वाला आया था, वो तो 1979 में आया था, पर एक्सटेंशन वाला था वो 83 में आया था, ठीक है। तो मोहित मीणा तू एक बार थोड़ा सा इंतजार कर, है ना। लिख लो भाई, ये भी लिख लो यार। 1983 में नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है ये। कोई ना डॉक्टर साहब, चलने दो, ठीक है। भीम सिंह ये तो ऐसा क्या, हाँ यहाँ पढ़ाने वाले लगभग डॉक्टर साहब ही हैं। तो चलो, याद हो गया भी। नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कब आया? 1979 में। नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम कब आया? दोनों NAEP हैं, बट अपने को ध्यान रखना है अडल्ट कब आया पहले, उसके बाद एक्सटेंशन आया कब? 1983। ये अपने को ज्यादा याद रखना है। अब लिख लो भाई, 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड आया, TMO। अब एक बार 2-4 प्रोग्राम और बचे, थोड़ी देर और बोर हो लो, फिर अपन थोड़ा ढंग की चीज पढ़ेंगे, है ना। याद मैं कराऊंगा ना, तो मैं किस लिए खड़ा हूं यहाँ। याद हो जाएंगे, ये बहुत आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टेस्ट क्या 2-4 गलत हो जाएंगे, और क्या होगा। लिखने याद तो करने पड़ेंगे, नहीं रटने भी नहीं, अपन याद करेंगे ना ढंग से। अब इनकी कोई इलाज नहीं है। अब देख, इनमें से प्रोग्राम होंगे वो ज्यादातर रिपीट होंगे आगे, क्योंकि SGSY जो बड़ी जो स्कीम्स आएंगी ना, उनके अंदर ये मर्ज हुए हुए हैं। तो अब यहां मैं अगर बताऊं नहीं, सीधी मैं तुमको SGSY पढ़ाने लग जाऊं, तो तुम कहोगे सर ये कहां से आ गए। तो वो मैं एकदम तुमको सरप्राइज नहीं मिले, इसके लिए ये यार लिखा रहा हूं, सरप्राइज से बचा रहा हूं, ठीक है। तो एक बार तुम अभी एक बार थोड़ा दुख पालो, आगे दुख नहीं पाओगे, है ना। हाँ ठीक है, 1983 लिख लिया ना। TMO लिख लो, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, 1986। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, इसमें फिर बाद में पल्सेज और ऐड कर दिया था TMO में। तुमने एग्रोनॉमी पढ़ा है ना? एग्रोनॉमी नहीं पढ़ा? पढ़ लोगे, नहीं पढ़ा तो, है ना। चल रहा है ना, आ जाएगा। इसमें फिर पहले ऑयल सीड का पार्ट था सिर्फ, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, फिर इसके अंदर टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पल्सेज भी ऐड कर दिया था, पल्स पार्ट भी ऐड कर दिया था, ठीक है।
राम राम डॉक्टर साहब, ठीक है, राम राम। टेक्नोलॉजी अब आएगा तो दीपक कुमावत है, लेट राम राम करिए, सरप्राइज दो सर। सरप्राइज मैंने किसी के लिए बचा के रख रखा है, तेरे को नहीं दूंगा। NFRD कहाँ से लाया? NFRD नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पल्सेज, मूव कर दिया इसको मुकेश राव। ये पल्सेज वाला पार्ट कब जोड़ा भाई, एक बार देख लेना, उसमें एग्रोनॉमी का पार्ट है 1984 में। क्या NFRD क्या है? इसमें पल्सेज का पार्ट है ना, पहले ऑयल सीड पार्ट था, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, इसके बाद में इसको पल्सेज पार्ट भी जोड़ा। ये कब जोड़ा पल्सेज पार्ट, देख लेना एक बार, है ना, मैंने कहीं पढ़ा था इसमें, शायद इसमें होगा। तुम्हारे जो नेमरा सुंडा है ना, सुंडा में दिया हुआ है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड है ना, उसमें पल्सेज पार्ट और जुड़ा ना दोबारा, ठीक है, वो पल्सेज पार्ट कब जुड़ा वो देख लेना एक बार, है ना। चलो, नेशनल लिटरेसी मिशन आया भाई 1988, ये एजुकेशन वाले चल रहे हैं ना, इसी में एक बार देख लेते हैं अपन सबको। नेशनल लिटरेसी मिशन, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। सबसे पहले भाई लिटरेसी मिशन आया, उसके बाद आया सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सबने नाम सुना है ना, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुना है ना सबने। हाँ, तो 94 में सर्व शिक्षा अभियान आए। पता नहीं यार कहां से, इसमें क्या था भाई सर्व शिक्षा अभियान में, क्या किया गया इसमें? हाँ, इसमें कंपलसरी एजुकेशन कर दिया, किसके लिए? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन इसके अंदर कर दिया। तो सर्व शिक्षा अभियान में ये लिख लेना भाई, कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 years। ये इसमें इसके बाद इसमें बहुत काम हुआ, सर्व शिक्षा अभियान के बाद है क्या, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व। अब देखो हिंदी में सर्व इसको ऐसे लिखते हैं, बट ये इंग्लिश वाले क्या करते हैं, इसमें ए जबरदस्ती घुसेड़ देते हैं। जहां तुम देखोगे ना, तो हिंदी में जो हिंदी से जो इंग्लिश में नाम लिखे ना, उनके अंदर ये ए जबरदस्ती लगा दिया, जबकि ये सर्व होना चाहिए था, पर ये लिखते सर्व है, ठीक है, अंग्रेजों को आदत है एक ज्यादा लगाने की। अब देखो भाई, सर्व शिक्षा अभियान तो आ गया कि भाई 6 से 14 वालों को अपन स्कूल में लाना है, कंपलसरी एजुकेशन देनी है। तो उनको पता चल गया कि भाई ले तो आएंगे, बट इंपॉर्टेंट तो बताओ इनमें, बताऊंगा मैं, सब बता दूंगा, एक बार देख लो। सर्व शिक्षा अभियान तो आ गया कि भाई 6 से 14 साल वालों को स्कूल में लाना है, पर अब इनको समझ में आ गया कि ये ऐसे तो आएंगे नहीं, तो क्या करें, इनको मिड डे मील बता दो कि भाई खाना मिलेगा, तुमको पढ़ना नहीं है, आके खाना है, ठीक है। तो कि स्कूल में ले आओ, पहले स्कूल में ले आओ, उसके बाद जो भी होगा वो कर लेंगे। तो एक बार बुला के इनको स्कूल में लाओ, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, मिड डे मील स्कीम आ गई। तो 94 में सर्व शिक्षा अभियान आया ना, तो 95 के अंदर इनको एक साल में ये समझ में आ गया कि ऐसे तो नहीं आएंगे बच्चे, इनको कुछ ना कुछ तो दो। तो इसके बाद में एक साल के बाद में 1995 में मिड डे मील स्कीम आ गई। इस समय सर प्रधानमंत्री कौन थे? किस टाइम? 1994 में वाजपेयी थे। नहीं वो तो एक में थे। हाँ,
इससे पहले वो था ना, जिस एलपीजी भी तो आई ना 1991 में, जब वित्त मंत्री था अपना मनमोहन सिंह, और वो थे, वो क्या नाम है उसका, नहीं रहे, इंदिरा गांधी 84 में मर गई, राजीव गांधी उसके बाद रह गया, उसके बाद में वो 92 में राजीव गांधी कहां से होगा, एलपीजी आई 91 के अंदर। एलपीजी जानते हो क्या थी? अरे यार, एलपीजी एलपीजी जानते हो क्या सब? एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोब, एलपीजी गैस नहीं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी स्कीम। क्या था भाई? नरसिम्हा राव, हाँ रोहित मीणा सही, नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव का वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव मिलके, क्योंकि अपने पास फॉरेन रिजर्व रहा नहीं था, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऐसे हो गया था कि भाई 10 दिन और बचा है, कि 10 दिन तुम जो इंपोर्ट वाली चीजें है ना, इंपोर्ट तुम 10 दिन का 15 दिन का हद से हद कर सकते हो, इतना ही फॉरेन रिजर्व है तुम्हारे पास। तब इन्होंने क्या लेके आए? एलपीजी लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये 1991 में आई, तब नरसिम्हा राव थे, ठीक है। तो इस टाइम नरसिम्हा राव ही चल रहे हैं, ठीक है। चलो, मिड डे मील, वो केसीसी भी वाजपेयी की टाइम थी 99 में ना, 98 9 में। वो उस टाइम वाजपेयी आ गए तो है ना, ठीक है। तो तुम वाजपेयी जी का फैन है मतलब, है? हाँ चल, इस समय मंत्री हमारे बाड़मेर के थे, जसवंत। अच्छा, तब तेरे को याद है ना, एक आधे और बना देते तो तुम तो याद ही कर लेते सब कुछ पहले से, बाड़मेर वालों को 2 4 को और बना देते तो, ठीक है। नरसिम्हा राव भाई, ठीक है। मिड डे मील के अंदर एक चीज की गई थी भाई, रिकमेंडेशन दी गई कि हर बच्चे को 300 कैलोरी ऊर्जा देनी है और 12 ग्राम प्रोटीन देना है, समझा क्या बात? तो कितनी ऊर्जा, कितनी? 300 कैलोरी पर डे, 12 ग्राम प्रोटीन। कि भाई ऐसे नहीं हो सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन दे दे, ठीक है, साथ में ये भी होनी चाहिए। जोधपुर में हमारे एक डीन होते थे स्टार्टिंग में, जब जोधपुर तीसरा बैच था हमारा जोधपुर यूनिवर्सिटी में, तो वो हमको ऐसे कहते थे कि भाई मैं अभी जिम बना रहा हूँ, वो हमको सपने बहुत दिखाते थे, तगड़े तगड़े सपने दिखाते थे कि जिम का सामान मैंने मंगवा लिया, जिम तुम्हारे लिए खुला रहा हूँ, अब तुम पढ़ना, जिम जाना, दाल पीना, बॉडी बनाना। तो ऐसे कहेंगे कि जोधपुर वाले दिमाग से भी स्ट्रॉन्ग है, बॉडी से भी स्ट्रॉन्ग है? तो ये ध्यान में रखा गया इसमें, कभी बॉडी से भी स्ट्रॉन्ग हो और दिमाग से भी स्ट्रॉन्ग हो। तो एजुकेशन के साथ साथ में क्या दिया गया? मिड डे मील दी गई, ठीक है। तो एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान आ गया, उसमें कह दिया कंपलसरी एजुकेशन है 6 से 14 साल वाले बच्चों के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी क्या स्कूल में कर दी, 300 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था कर दी, ठीक है। एक सिर्फ लिख लेना, वो आगे लिखेंगे, चलो छोड़ो। अब एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लिखो, अब मजा आएगा। हेडिंग डाल लेते हैं, और अभी अपन एक थोड़ी सी, अब लिखना बंद कर दो, अब सिर्फ अपन थोड़ा कहानी देखेंगे, है ना। हेडिंग डालो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। अब बेस अपन बढ़ा चुके हैं। टीएमओ वाज मेन रीजन, बिल्कुल रोहित मीणा, कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके। टीएमओ भाई मेन रीजन था येलो रिवॉल्यूशन के पीछे, रोहित मीणा ये कह रहा है, पीली क्रांति, सरसों, हाँ सही है ना। देखो, इसकी शुरुआत होती है कहानी इसकी 1983 में, एक प्रोग्राम आता है RLEGP, ये अपन कल देखेंगे, अब लिखना कुछ मत, एक बार देख लो क्या कहानी है। RLEGP का एक सब प्लान होता है
ये देखो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था, ठीक है। जिनके पास जमीन नहीं है उनको गारंटी है एम्प्लॉयमेंट की। इसके अंदर ये बात सबसे पहले जो अब जो कह रहे हैं ना अपन नरेगा के अंदर गारंटी, सबसे पहले गारंटी इसमें दी गई एम्प्लॉयमेंट की। 100 दिन वाली गारंटी भी देखेंगे किसके अंदर दी गई, EAS नाम की स्कीम आई थी, वहां सबसे पहले ये बात आई थी कि 100 दिन का रोजगार, ठीक है। तो वो भी अपन अलग देखेंगे। इसमें एम्प्लॉयमेंट की गारंटी सबसे पहले RLGP में दी गई, ठीक है। इसका एक सब प्लान था, इसका एक सब प्लान था जिसको बोलते हैं अपन इंदिरा आवास योजना, IAY। इंदिरा आवास योजना किसका सब प्लान था, RLEGP का, ठीक है। अब ये RLEGP से इंदिरा आवास जो था ना इसको दूर कर दिया, इस सब प्लान को हटा दिया, ठीक है। अब अपन इसमें देखेंगे RLEGP के बाद में क्या कहानी हुई। इसको जोड़ दिया किसके अंदर, एक योजना आई जवाहर रोजगार योजना 1989 में, ठीक है। ये 83 तक चल रहा है, इसके अंदर 86 तक ये सब प्लान था। कौन, इंदिरा आवास योजना। इसको बाहर फेंक दिया, इसको निकाल दिया इंदिरा आवास योजना को, इसका नाम चेंज करके फिर वापस ले आए। तो इसको यही तो बता रहा हूँ 96 में इसको वापस ले आए। पहले इसको सब प्लान से हटा दिया, फिर इसको अकेली को लेके आए। पहले तो ये इसका सब प्लान था RLEGP का, फिर इसको 96 के अंदर अकेली को अलग से लेके आए, है ना। ये बताया, हाँ तो सुन तो सही पहले जो बात बता रहा हूं। पहले ये RLEGP का सब प्लान था, ठीक है, 86 तक। इसको फिर 86 के अंदर हटा ही दिया सब प्लान से, फिर इसको वापस 96 में रिवाइव किया इंदिरा आवास योजना को अलग से, इसके अंदर नहीं रखा। अब RLEGP क्या हुआ, इसको किसके अंदर रला देंगे। देखो एक प्रोग्राम आया जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, ये आया 1989 में। अब ये RLEGP था ना, इसको इसके अंदर मर्ज कर दिया किसके साथ में, नरेप के साथ में। नरेप प्लस RLEGP ने मिलके किसको बना दिया, जवाहर रोजगार योजना। समझाई। नरेप अपन ने कहां पढ़ा था भाई, पढ़ा था पीछे, कब आया नरेप, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कब आया। यही तो कह रहा था कि वहां लिख रहे हो वही वो चीज आगे काम आएंगी वापिस। कब आया, 80 में। इसका पीछे कौन था भाई, इससे पीछे कौन था, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये कब आया, अब ये होंगे यहां याद है ना। अब ऐसे लिख लेना, अब नहीं होगी गोल्ड, मैं बता देता हूं। देखो एक एक लाइन स्टोरी से याद रखनी है। सबसे पहले अपने को याद रखना है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब आया, 77 में। उससे क्या बना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में। 83 के अंदर बना RLEGP। RLEGP से क्या बन गया, JRY। JRY किस किस को लेके बन गया, एक RLEGP को और एक किसको, NREP को। क्वेश्चन आएगा ये, समझे बात। अब तुमको ऑप्शन में दे देगा कि JRY है, जवाहर रोजगार योजना है, वो किन किन प्रोग्राम से मिलके बना है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा और कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा। और इसके लिए तुमको क्या याद होना चाहिए, पूरी स्टोरी, वरना तुमको वहां EAS दिख जाएगा तो तुम उसको भी ऑप्शन कर दोगे। समझाई बात। अब जो अपन पीछे लिख के आए ना वो तुमको याद करना ही नहीं पड़ेगा, अपन यही याद कर लेंगे। इन प्रोग्राम की ऐसे ही अपने को लाइन से याद करना है। इस प्रोग्राम को अब तुम्हारे RLEGP अगर दिमाग में आएगा तो तुमको क्या क्या याद रखना है उसके साथ में। एक तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब आया, 77 के बाद में 80 के अंदर क्या बना दिया उसको, NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बना दिया। 83 में RLEGP बना दिया। RLEGP ये इंदिरा आवास योजना अलग से याद रखना है अपने को, इसको यहां घुसाना ही नहीं, शॉर्ट जितना उसके होता है याद रखना है।
इसके साथ में NREP को मिला के क्या बना दिया, JRY। अब ये JRY है ना, अब ये देखना कहां तक जाएगी, मतलब आगे जो और प्रोग्राम अपन पढ़ेंगे ना उनमें भी ये शामिल होगी। ये शुरुआत है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की, तो ये बेस है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का। अब जितने भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आगे बनेंगे ना वो इनसे सीख के बनेंगे, तो इनका मर्ज हो कि आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अपने को रखना है याद, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1977। उसके बाद 80 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 83 में RLEGP से 83 में सीधा 89 में जाएंगे तो क्या जाएगा, JRY। किस किस को मिला के बनाया भाई, RLEGP और जो पीछे नरेब था वो। अब नरेब जहां नाम आ जाए तुमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि नरेब कहां से आया, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम से। समझाई बात? तो नरेब का कंसेप्ट क्लियर, RLEGP का हो गया और JRY का हो गया, ऐसे याद रहेंगे ये। इसमें फूड फॉर वाले का क्या लगेगा, NREP जन्म वहीं से हुआ है ना। अब कहते तेरे पापा का तेरे में क्या लेने देना, तो जन्म वहीं से हुआ है, बेस है वो, है ना। ये इसका फादर प्रोग्राम है ना, या इसको ऐसे बोल देंगे मदर प्रोग्राम है, इसने इसको जन्मा है। समझ आगे बात? हाँ, तो जन्म यहाँ से हुआ है ना नरेब का। जैसे आपने भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है JRY में कौन शामिल है, तो ये दो ये तीसरा ऑप्शन ये भी आ सकता है, फूड वाला ये कैसे आएगा, तो ये तो इसमें आ गया ना, तो वो दो ही बचे। हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ, ये दो ही आएंगे, ये दो, और अपन कल इसको लिखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। तो फिर ये नरेब पूछ लेगा तेरे से, जरूरी थोड़ी ये क्वेश्चन पूछे, ऐसे पूछ लेगी नरेब किससे आया, तो हाँ तो ये यही तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से शुरुआत 77 से करनी है और खत्म यहां अभी हुआ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में अपन और देखेंगे कि इसका नाम बदल दिया, ये 89 में तो बना JRY और 99 में इसका नाम बदल के ज्वार GJSY कर दिया। वो अपन कल देखेंगे कि क्या कहानी इसके साथ में बाद में हुई, और फिर इसका नाम बदल के किसके अंदर मिलाया गया वो भी देखेंगे। कल इंटरेस्टिंग क्लास होगी, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, जो अब तुमने जो टेंशन पाड़ी है ना कि इतने नाम लिख लिए हमने, वो डेट कैसे याद करेंगे, तो वो इनके साथ साथ में याद हो जाएगी। ठीक है, बस क्लास वो पूछनी पड़ेगी, आप बोला है क्या, है ना। आ गया देखो, बोला तो था पता नहीं। देख लो भाई, सर सोशियोलॉजी स्टार्ट कर दो, सीधी सोशियोलॉजी कर दूं क्या, पहले स्कीम पढ़ेंगे, फिर कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के बाद में डिफ्यूजन अडॉप्शन पढ़ेंगे, फिर सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। ये वाला कल लिख लेंगे सर, ठीक है लिख लेना है। चैनल बहुत आसान है, 7-8 चैनल है, वो याद हो जाएंगे एकदम फटाफट। SAS क्या SSA है, कल भी समझा देना, ठीक है। कौन सा, ठीक है भाई, थैंक यू, बाय। कौन सा याद है?